माइक को इसका जोड़ा इधर उसको पीछे रख दो। अभी बीओडी का हमारा मीटिंग है वो समाप्त हुआ है और उसमें जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। एक तो क्या बंदा है पहले नहीं सकते नहीं ये दो। एक तो एचआरटीसी अपने कार्यकाल के 50 साल में प्रवेश कर गया है और ये गोल्डन जुबली ईयर है और इस एक साल के दौरान हमने क्या गतिविधियां करनी है, कहां से हमने सफर शुरू किया था, कहां पे हम पहुंचे हैं। आज एक साल के दौरान एचआरटीसी 21 करोड़ किलोमीटर चल रही है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनसेवा का कितना बड़ा काम जो है एचआरटीसी के कंधे पे है। और इस साल के दौरान एचआरटीसी का कैसे आधुनिकीकरण के युग में लेके जाना है, कैसे डिजिटल युग में लेके जाना है, कैसे ऑनलाइन के युग में लेके जाना है और किस ढंग से कार्यक्रम करने हैं, उन सब के बारे में हम इस साल के दौरान पूरा साल हम एचआरटीसी से जुड़े कार्यक्रम करेंगे। एचआरटीसी के पब्लिक के प्रति जो समर्पण है उसको देखते हुए हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स, कंडक्टर, उन सबको विश्वास में लेके हम एक कैलेंडर बनाने जा रहे हैं कि हमें किस तरह से ये कार्यक्रम करने हैं। और आजकल नवरात्रों का समय चल रहा है और हमारा बहुत बड़ा थ्रस्ट चल रहा है कि हम रिलीजियस टूरिज्म की तरफ ध्यान दें, धार्मिकता को बढ़ावा देने के लिए और किस ढंग से हमने बसेस को चलाना है, तो उसके बारे में भी हमने फैसले लिए हैं। और सारे जितने भी हमारे धर्मस्थल हैं, चाहे वो नैना देवी जी हैं, चाहे वो ज्वालामुखी हैं, चाहे चिंतपूर्णी हैं, चाहे बाबा बालकनाथ हैं, चामुंडा जी हैं और कांगड़ा देवी हैं, चाहे वो हमारा ब्यास को जाना है, चाहे वृंदावन को जाना है, चाहे अमृतसर को जाना है, चाहे अयोध्या को जाना है और हरिद्वार को जाना है, ये सारे रूट्स को हम रीडिज़ाइन करने जा रहे हैं। कौन सी बसेस जो है धार्मिक सर्किट पे जाएंगी और लगभग हम 100 रूट आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि देश के, प्रदेश के और हर तरफ जो है हमारा ये देवभूमि है और देव स्थलों को जो गाड़ियां जानी है उसको किस ढंग से पब्लिक के सुविधा के साथ जोड़ के हर स्थान पे हम अपनी गाड़ियों को नए तरीके से चलाने का जो है अभी शुरुआत कर रहे हैं। जैसे अभी पहली बस हम चला रहे हैं धर्मशाला से ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी से और फिर बैक धर्मशाला। तो ये जो है दर्शन स्कीम के तहत हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम राजस्थान से एक के साथ हम परमिट लेके आए हैं उनसे, खाटू श्याम का, कि वहाँ कैसे जाना है। तो पड़ोसी सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ परमिट्स का आदान प्रदान करके हम धार्मिक सर्किट्स जो है अब चलाएंगे ताकि उन बसों का नामकरण भी उसी हिसाब से हो और उन बसेस को उन गंतव्य स्थलों पर ले जाने के लिए की जो सुविधाएं हैं वो हम कायम कर सकें। और इसके बाद
हमने फैसला किया है कि हम जो हमारे कर्मचारी हैं उनको उनका महंगाई भत्ता जो है ड्यू है 3 करोड़ रुपए के आसपास। हमने दिवाली के मौके पे उनको ये तोहफा देने का फैसला किया है कि ये एक ही किश्त में ये पैसा कर्मचारी और पेंशनर्स को हम अदा कर देंगे, और ये भी आज बीओडी में फैसला किया गया। अभी हमने आदेश दिए थे कि आप कर्मचारियों को रेगुलराइज करो जो जिनका ड्यू बनता था, और उसके तहत HRTC के सितंबर 2023 तक जो है हमने 400 कर्मचारियों को नियमित कर दिया है, जो कि नियमितीकरण की पूरी प्रक्रिया पे खरे उतरते थे। उनमें हमने 400 एम्प्लॉयज़ अभी तक हमने HRTC में रेगुलर कर दिए हैं। और उसके बाद हमने जो है जो कर्मचारी हैं हमारे HRTC के, उनको वो चलते रहते हैं, उनकी छुट्टी जो है इकट्ठी होती जाती है, और जब वो रिटायरमेंट का समय आता है तो उनके पास बहुत छुट्टी बची हुई होती है। तो इसमें हमने इस बात की आज के बीओडी में इजाज़त दे दी कि उनका जितना भी लीव एनकैशमेंट बनता होगा रिटायरमेंट केस में, जितनी भी उनकी छुट्टी इकट्ठी हो जाती है, उन सब को जो है उनके रिटायरमेंट केस में उसके पैसे की अदायगी की जाएगी। और ये भी लगभग 7 करोड़ 7 लाख के आसपास का पैसा अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक ये रिलीज जो है अब तक हो चुका है। और OPS को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, और ये सरकार वचनबद्ध है कि, और हमने अपने प्रबंधन को डायरेक्शन दे दी हैं कि इसको फुल स्पिरिट से जो है, लेफ्टिनेंट स्पिरिट जो है, इसको लागू किया जाए। 7,000 एम्प्लॉयज़ जो है इसके दायरे में आते हैं, और उनको फुल्ली कवर करके जो भी जैसे जैसे उनकी रिटायरमेंट बनती है OPS को हमने प्राथमिकता के आधार पे HRTC में लागू किया है। बिना मांगे जो है हमने HRTC में इसको लागू किया है। और इसके बाद हमने कंडक्टर की भर्ती जो है वो कमीशन के माध्यम से 300 जो पोस्टें हैं, 300 कंडक्टर की भर्ती को तत्काल जो है भरने की अनुमति जो है यहाँ पे प्रदान कर दी है, और सरकार के साथ भी हमारी ये सहमति है कि हम इसको कंडक्टर्स को कमीशन के माध्यम से भरेंगे। और इसके बाद हम खर्चे घटाओ आय बढ़ाओ की नीति पे चल रहे हैं। जितने खर्चे हम HRTC में घटा सकते हैं उसका हम प्रयास कर रहे हैं। आय कैसे बढ़नी है उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। हर सर्विस की, हर एम्प्लॉय की, हर चीज़ की हमने रैंकिंग का प्रक्रिया शुरू कर दी है। और हमारा लगभग 145 करोड़ रुपए के आसपास का एक माह का खर्चा है HRTC का, और हमारी जो इनकम है वो 70-75 करोड़ के बीच में बैठती है। बाकी पैसा हम सरकार से लेते हैं, और लगातार सरकार हमारी मदद करती है, लेकिन हम भी जो है उसके एवज में जो है, जैसे महिलाओं को 50% फ्री है, पुलिस को फ्री, पुलिस पे उसमें चलने की इजाज़त है। दूसरे वर्ग स्कूली बच्चे हैं बसों में ट्रैवल करते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ हम करते हैं। और दूर दराज दुर्गम इलाकों में जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ पे हमारी बसें जाती हैं। तो इन वे हम भी जो सरकार की प्रतिबद्धताएँ हैं और सरकार की जो वचनबद्धताएँ हैं उनको हम पूरा करते हैं, और सरकार उसके बदले में हमें सहयोग करती है। और
बाद और ये 70-75 करोड़ रुपए का हमें हर महीने जो है सरकार से लेने पड़ रहे हैं, ताकि हालांकि हम 3200 बसेस का फ्लीट चला रहे हैं, लेकिन इसमें घाटे के रूट बहुत हैं। इसलिए क्योंकि हर अंतिम स्थल तक, गंतव्य स्थल तक व्यक्ति को छोड़ने का जिम्मा HRTC पे है, तो उस हिसाब से ये हमें ऐसा करना पड़ता है। और उसके बाद हम किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि प्राइवेट ऑपरेटर्स भी हमारे पास आए थे और उनका कहना था कि खासतौर पर न्यूनतम किराए में उन्होंने कहा था कि 5 रुपये का किराया है, जो कि बहुत कम है और उनको घाटा हो रहा है। और वो दिक्कत हमारे साथ भी है, लेकिन क्योंकि हम समर्पण की भावना से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने किराए को ना बढ़ाने का फैसला किया है और हम उन्हीं किरायों पे चलेंगे। और एक हमारी जो है जो लगेज पॉलिसी है, लगेज पॉलिसी को लेके कुछ लोग चर्चा करते हैं। लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था वही लगेज पॉलिसी चल रही है। सिर्फ बदलाव क्या किया है कि जो लोग बस में सफ़र नहीं करते हैं और बस में अपना सामान भेजते हैं और बस को कुरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उनसे पैसा लेने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा फेरबदल किसी लगेज पॉलिसी में नहीं हुआ है। और इसलिए इससे भी जो है, आप देखो शुरुआत में लगभग 1 करोड़ रुपए की इनकम जो है HRTC को जनरेट हो गई है। तो इसमें जो है कुछ लोग जो हैं लगातार ये दलील दे रहे हैं कि जी लगेज के लेके बदलाव हुआ है। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने फैसला किया है कि बच्चे लैपटॉप लेके जाते हैं, वो जो है 1 लेके जाए, 2 लेके जाए, 3 लेके जाए, लेकिन कोई भी लैपटॉप पे किराया नहीं है। व्हील चेयर कोई भी लेके जाए, व्हील चेयर पे कोई भी जो है किराया नहीं है। कोई बच्चे की ट्राईसाइकिल लेके जाए, इन चीज़ों पे कोई किराया नहीं है। लेकिन जो बस में सफ़र नहीं कर रहे हैं, वो अगर सामान भेजते हैं और ओवर द ईयर्स भेज रहे हैं, कुछ लोगों को दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन हमने ये कहा है कि जो कुरियर की तरह बस की सेवाएं ले रहे हैं, तो उसमें जो है हमने दाम जो है निर्धारित किए हैं। और ये आप भी सहमत होंगे कि जो लोग बस में सफ़र नहीं करते हैं उनसे जो है चार्ज करना जो है सही है या नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक के आधार पे ये फैसला नहीं है। और उसके बाद जो मोटे तौर पे जो हमारे फैसले हैं वो इसी तरह से जुड़े हुए हैं। किस ढंग से हमारे जो हम जैसे ढाबे चलाते हैं, लोग चलाते हैं, वहाँ हमारी बसें खड़ी होती हैं और 99 स्थानों पे हमारे हमने ढाबे जो है घोषित कर रखे हैं कि यहाँ पे बसेस खड़े होंगी। और इससे भी जो है निगम की आय जनरेट होती है। ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। लेकिन हमने ये किया है कि जैसे लगातार लोग कहते हैं कि फलां जगह पे खाना अच्छा नहीं है, तो हमारी फूड कमेटी जाके उसका इंस्पेक्शन करेगी, देखेगी कि वहाँ पे बैठने को जगह है कि नहीं है, और खाना ठीक है कि नहीं है, टॉयलेट्स हैं कि नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है जाके देखेंगी। और हाँ, एक बसेस के अभी तक जो है ना, जो बसेस में आप टिकट लेने की एकमात्र व्यवस्था जो है उसको में मेजर चेंजेस हम लाने जा रहे हैं। और बसेस में कैशलेस प्रणाली को हम लागू कर रहे हैं। और एक तो बुकिंग जो है उसको सुदृढ़ कर रहे हैं कि
कि लोग बुकिंग करा के चलें और हमारे जो हर अड्डे पर इसकी व्यवस्था प्रॉपर हो जाए। दूसरा ये है कि सिर्फ बस में कैश की सुविधा के अलावा जो है आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई और कार्ड जिस भी तरह के लोग इस्तेमाल करना चाहें वो अगले 3-1 महीने के अंदर ये लागू हो जाएगा कि बसों में सिर्फ आप कैश पे ही आश्रित नहीं रहेंगे, बसेस की बुकिंग भी होगी। और एक जैसे आप देखते हैं कि हवाई अड्डे वगैरह पे जो सुविधा है कि बस कितने बजे पहुंच रही है, कहाँ पे पहुंच रही है, पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो टू बिगिन विद हमने कहा है कि हमारे 6 जो मेन अड्डे हैं उस पे ये सूचना रहेगी कि हमारी बस आई है, कितने बजे पहुंचनी थी, कितने बजे नहीं पहुंची है, कितने बजे कितना लेट पहुंची है। ये सारी सुविधा जो है हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं। और हमने हेल्पलाइन जो है 24/7 HRTC की शुरू कर दी है कि किसी को भी मदद की ज़रूरत पड़े तो हम वो सुविधा जो है 1100 नंबर, वो एक सरकारी नंबर है जो हमेशा से चलता है, लेकिन वो HRTC के साथ लिंक्ड नंबर है। हमारे लोग भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि किसको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये हमने ट्रैकिंग के लिए हमने ये कर दिया है कि क्योंकि गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है और बसेस की ट्रैकिंग के लिए जो है GPS सिस्टम जो है हमारा सारी जगह अवेलेबल हो, हमारी बस कहाँ पहुँची है, इस समय कहाँ पे है, किधर है, कितने बजे पहुँच रही है, और वो सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित करने जा रहे हैं। तो ये फैसले जो है आज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में लिए गए और हम अभी तक जो है मौजूदा सरकार बनने के बाद जो है 210 बसेस खरीद चुके हैं। 210 डीजल की बसेस हम खरीद चुके हैं, 35 बसें हम जो है इलेक्ट्रिक खरीद चुके हैं और उसके बाद जो है 10 बसेस हम वॉल्वो खरीद चुके हैं। हम 19 के आसपास वॉल्वो बसेस का ऑपरेट कर रहे हैं और आने वाले समय में हमने इनको कहा है कि 50 के आसपास वॉल्वो जो है आप और इस फ्लीट में एंटर करें ताकि जो लॉन्ग रूट पे है HRTC का मेन इनकम का जो साधन जो है वो जो है वॉल्वो बसेस और लॉन्ग रूट की बसेस हैं। तो वो हम प्रक्रिया जो है आगे चलाने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक बसेस का तो पहले ही हम उसमें है, पाइपलाइन में है कि आने वाले समय में हमें कैसे आधुनिकीकरण की तरफ जाना है और उन बसेस वगैरह की परचेज वगैरह फाइनल करनी है। वो एक प्रक्रिया अलग से चल रही है। सर, ये कैशलेस के लिए कोई स्कैनर लगाएंगे बसों में या कुछ और सुविधा होगी? स्कैनर और जो मोबाइल कंडक्टर के पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा सर उस पर ही होगा, मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। ये जो वॉल्वो शामिल होगी सर, ये क्या वेट लीज पे ली जाएगी या HRTC खुद खरीदेगा इसको? नहीं, हम कर रहे हैं प्रयास की किसी भी तरह से वेट लीज की हमारे पास दोनों विकल्प हमने खुले रखे हैं, लेकिन ये है कि HRTC का इनकम का मेन स्रोत ही जो है लॉन्ग रूट की और वॉल्वो एंड इन बसेस का है। तो इसलिए जो है हमारी कोशिश रहेगी कि प्रतिस्पर्धा के युग में हम भी जो है एक प्लेयर के तौर पे काम करें। सर, कंसेशनल पास कितने महंगे हो रहे हैं सर? हाँ सर, जो रियायती पास हैं हमारे वो कितने महंगे हो रहे हैं? नहीं, ये पासेस में कोई भी हम बढ़ोतरी नहीं की है हमने। ग्रीन कार्ड और स्मार्ट और हमारा आपसे ये आग्रह है कि अखबार में छापने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का इंतज़ार किया करें। कुछ लोग आपको ऐसी चीज़ बता देते हैं जो एक्चुअल में नहीं है, तो इसलिए आपने छापा, आपका धन्यवाद। सर, बाहरी राज्यों से सर टूरिस्ट बसेस और टेम्पो ट्रेवलर्स पर जो टैक्स को लेके काफी विरोध हो रहा है कि देखिए, ये HRTC से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है
जी। हम आपसे उसी संदर्भ में बात करना चाहेंगे। सर ये कर्मचारियों को तनख्वाह समय पे नहीं मिलती, हर बार कर्मचारियों को तनख्वाह डिलीवर हो गई है। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि हमें ये पैसा जो है राज्य सरकार से आता है, और उसमें क्योंकि 2 छुट्टियां आ गई थी बीच में, इसलिए डिलीवरी में वो प्रॉब्लम हो गई है। और लेकिन HRTC के कर्मचारियों को जब से सरकार बनी है हर महीने तनख्वाह दी जा रही है, और हर महीने जो है कोशिश की जाती है कि हम उनको जो है समय पे तनख्वाह दें। लेकिन क्योंकि ये ग्रांट इन एड सरकार से आती है, लेकिन मैंने कहा कि हम अपने संसाधन किस ढंग से बढ़ा सकते हैं, कैसे हम डेड माइलेज को कम कर सकते हैं, कैसे हम ओवर टाइम। और एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ट्राइबल एरिया में कोई भी स्टाफ का आदमी 3 साल से अधिक नहीं रहेगा। वो 3 साल की ड्यूटी के बाद उसको आना पड़ेगा, नया लौट जाएगा। और ये हमने इसकी स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस के लिए आदेश दे दिए हैं। सर आपने कहा HRTC में इनकम से डबल है एक्सपेंडिचर, तो उसको मीट आउट करने के लिए क्या इस तरह का एडवर्टीजमेंट वाला सिस्टम शुरू करेंगे बसेस में, ताकि क्योंकि मोबाइल फ्लेक्सीज का काम कर सकते हैं वो बसेस? देखिए HRTC का जो बाहर का हिस्सा है वो तो पहले ही जो है दिया हुआ है कंपनीज को, लेकिन हमने HRTC प्रबंधन को ये कह दिया है कि हमारी बसों पे जो एडवर्टीजमेंट जाएगी वो लोक लुभावनी होनी चाहिए, जनप्रिय होनी चाहिए। ऐसी ऐड को एक्सेप्ट मत करें जो कि जनता में ठीक सिग्नल नहीं देती। अभी हमारी कुछ बसेस पे लगी हुई थी ऐसी एडवर्टीजमेंट, लेकिन हमने आगे से कह दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला करके, कि उसमें जो चीज़ें सोसाइटी के लिए सही हैं सिर्फ उसी पे ऐड दी जाए। लेकिन HRTC के अंदर एडवर्टीजमेंट शुरू करने के लिए भी हमने इजाज़त दे दी। सर ये जो आप धार्मिक स्थलों को बसेस चलाने की बात कर रहे हैं, ये क्या थ्रू आउट द ईयर है या फिर ओकेजनली? नहीं, पूरा साल जो है, पूरा साल बसेज चलेंगी। ये इनकी ब्रांडिंग होगी और कौन सी बसेज हैं, कितनी हरिद्वार को हमारी जाएंगी, कितनी वृंदावन को जाएंगी, कितनी अयोध्या को जाएंगी, कितनी हमारी जो है अमृतसर को जाएंगी, ब्यास को जाएंगी या चिंतपूर्णी को जाएंगी। इनमें से लगभग हम पहले चरण में 100 के आसपास बसेस की ब्रांडिंग करने जा रहे हैं, जो कि पर्टिकुलर देवस्थानों को जो है प्रस्तावित होंगी। सर पिछली सरकार में 30 मिल वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाया गया था, अभी भी कुछ करीब 165 के आसपास ऐसे वर्कर्स है जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है। क्या सरकार उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लाएगी? देखिए, एक तो हमने करुणामूलक आधार पे जितनी भी नियुक्तियां रहती हैं HRTC में, उनको जो है भरने की आज इजाज़त दे दी कि आप जो है करुणामूलक आधार पे। दूसरा, जिन नियुक्तियों की ये बात कर रहे हैं, जितनी पोस्टें थी उसके हिसाब से भर्ती हो गई। अब जैसे जैसे पोस्टें खाली होती जाएंगी उस आधार पे ही उनको जो है भरा जाएगा। लोकल ड्राइवर को ठहरने की व्यवस्था नहीं होती और वहाँ पे बाधित होते हैं, उसके बारे में क्या इंतजाम? देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हम हमारे ड्राइवर्स के साथ, कंडक्टर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम रिड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि घुमारवी में हमारे एक एम्प्लॉय के साथ मारपीट हुई और वो व्यक्ति जेल में गया। किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि हमारे ड्राइवर कंडक्टर्स जो है, जो ड्यूटी पे हैं, सरकारी ड्यूटी पे तैनात हैं, उनके साथ जो है इस ढंग से मारपीट की जाए। और वहाँ पे बाकायदा मामला दर्ज हुआ और व्यक्ति को जो है जेल में जाना पड़ा। इसी ढंग से अभी अनंतपुर साहब में हुआ था, हमारे ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट हुई थी। मैं खुद मौके पे गया और वहाँ पे भी हमने जो है पंजाब पुलिस को निर्देश दिए कि आप जो है मामला दर्ज करें। तो इसलिए ये खासा ख्याल रखा जा रहा है कि हम जब सरकारी वो ड्यूटी दे रहे हैं या जो सरकारी संपत्ति से जो है तोड़फोड़ से जो हमारी बसेस को नुकसान करते हैं, उसमें तो बेल का भी प्रावधान नहीं है।
तो इस बात का हम ख्याल कर रहे हैं और हर जगह प्रॉपर हम नोटिस ले रहे हैं इस बात का। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग बढ़ा रहे हैं सब कुछ नहीं, ऐसा ना, इलेक्ट्रिक बसेस में चार्जिंग स्टेशन बसेस आने से ज़्यादा गति से लग रहे हैं और अभी काफ़ी स्टेशन लग गए हैं, पैसा उसके लिए माकूल है हमारे पास, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लग रहे हैं। कुछ कंपनियां भी चाह रही हैं कि हम अपने चार्जिंग स्टेशन आपको लगवा के दें। कुछ पेट्रोलियम कंपनियां भी जो इस सेक्टर में आना चाहती हैं आने वाले समय में, तो वो भी हमें ये कह रहे हैं कि हम आपको चार्जिंग स्टेशन लगा के दे रहे हैं। तो हमारे डायलॉग्स चल रहे हैं जगह जगह। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में सारे चार्जिंग स्टेशन सरकार को ही लगाने हैं। तो हम कुछ लोग जो है खुद आगे आ रहे हैं कि हम चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं।